हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं कहानी का अगला भाग। तो चलिए सुनते हैं कहानी यार पापा पार्ट 11। एम मोबाइल इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर 423। भारत की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी दिन भारत में लगभग 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। जिन दीवारों पर लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, उन दीवारों पर किसी भी मिनट कम से कम 15 से 20 लाख लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे होते हैं। इसीलिए ये समझने के लिए कि भारत मोबाइल कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए भारत में पैसा कमाने की अकूत संभावना दुनिया की कई बड़ी कंपनियां देख रही थी। ब्रिटेन की एक कंपनी को भी ये गणित समझ में आया। वो यहाँ सीधे नहीं आ सकती थी, तो उसने यहाँ के छोटे मोबाइल ऑपरेटर में करीब 70% स्टेक खरीद लिए। दोनों कंपनियों की कई सारी छोटी कंपनियां भी थीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि होने वाली खरीद फरोख्त में कोई दिक्कत ना आए, ये सारी डील एक ऐसे आइलैंड पर की गई जो टैक्स हेवन था। टैक्स हेवन को अगर आम भाषा में समझे तो जैसे उत्तराखंड बनने पर कमाई के लिए सरकार ने ये सुविधा दी थी कि अगर आप अपनी कंपनी वहां सेटअप करते हैं तो 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे ही एक छोटे आइलैंड के माध्यम से ये डील संपन्न हुई। डील के बाद ये कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस कंपनी ने हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से सभी रेगुलेटरी अप्रूवल ले रखे थे, पर बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कंपनी को शो कॉज नोटिस भेज दिया कि डील के दौरान टैक्स की चोरी हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ और कंपनी को दोषी पाया गया था। अब सारी समस्या और मनोज साल्वे का इस केस में आना इसी वजह से शुरू होता है। कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करने की एक कीमत, एक तरीका होता है। जैसे भारत के कुछ प्रदेश में एक समय पर कुछ अनकहे नियम थे। शराब की बोतल पर जो टैक्स था वो तो था ही, एक राजनीतिक परिवार को भी शराब की हर बोतल की बिक्री पर एक कर देना पड़ता था। ऐसे ही एक दो बियर के ब्रांड चल रहे हैं जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उस प्रदेश के शक्तिशाली परिवारों या नेताओं को देते रहते हैं। टेलीकॉम बहुत बड़ा मार्केट था। ये बात समझने के लिए किसी भी नेता को बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा था कि कंपनी ने कुछ पैसे टेलीकॉम मिनिस्टर को इस बात के लिए दिए थे कि वो इस देश में बिजनेस करना चाहते हैं। वन टाइम फी दे दी गई, लेकिन अब बिजनेस बढ़ा और इतना बढ़ा जितने की किसी को उम्मीद नहीं थी। तब तो मिनिस्टर का लालच बढ़ा। उसको लगा कि ये तो कैश काउ है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसको अपना हिस्सा मिल चुका था, फिर भी उसको लगा कि नुकसान हो गया है। इसी बात का दबाव डालने के लिए उसने मनोज को बुलाया था, जिसके बाद मनोज ने अपने मीडिया के दोस्तों के थ्रू बात लीक कर दी थी। ये सब तो होना ही था, लेकिन टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई। मनोज की डिग्री वाली बात बाहर निकल आई, इसलिए मनोज का ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि अगर ये कोई अंदर का है तो मनोज के लिए कुछ मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं थी। मनोज ने जो मैसेज अपने ऑफिस के लिए दिए थे, उनके हिसाब से उसकी एक मीटिंग टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ फिक्स होनी थी। मनोज वैसे भी भागने वालों में से नहीं था, उसको समस्या से सीधा टकराने में मजा आता था। मनोज ने दिल्ली पहुंचकर एक होटल में चेक इन किया। दिल्ली इस मामले में दुनिया के सबसे तेज शहरों में से है, क्योंकि यहाँ जो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से आ रही होती है, उसके पीछे कितनी ही सारी असली ब्रेकिंग न्यूज़ छुप जाती हैं। मनोज के ही फ्लोर पर कुछ देर में मिनिस्टर भी था। मनोज को ऐसे मिलना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार ये ज़रूरी हो गया था। मनोज की एक ही शर्त थी कि वह एकदम अकेले मिलना चाहता था। मिनिस्टर पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मनोज इस कंडीशन के बिना मिलने को तैयार नहीं था, तो आखिरकार मिनिस्टर को मानना पड़ा। मिनिस्टर कमरे में आया। मनोज अपनी सीट से नहीं उठा। मिनिस्टर ने यह बात नोट की, पर एक बड़ी चीज के लिए वह छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मनोज की जेब में एक कागज था, ठीक वैसा जो वह बड़े केस की दलील के पहले अपने लिए बना कर रखता था। उसने कागज को छू कर देखा। मनोज जी, मिनिस्टर की आवाज में उलाहना थी, आप तो हाथ में ही नहीं आते। सर आप मनोज जी, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप सर मत बोलिए। सर,
मनोज ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत में नहीं, मैं सबको सर बोलता हूँ। मिनिस्टर ये सुनकर हंसा। उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मुझे वकीलों जैसी बातें घुमाना फिराना नहीं आता, मिनिस्टर ने कहना शुरू किया। मनोज जोर से हंसा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे नेताओं जैसे बातें फिराना घुमाना नहीं आता। सर। दोनों हंसे। दोनों को पता था कि उनकी हंसी नकली है। मिनिस्टर को लगा कि जल्द से जल्द काम की बात पर आ जाना चाहिए। एम मोबाइल के पास बहुत पैसा है। आप साथ दीजिए बस। केस या तो लटका के रखिए या फिर हार जाइए। कहने की जरूरत नहीं है, इस अकेले केस में आप उतना पैसा कमा लेंगे जितना अगले 10 साल में कमाते। मिनिस्टर ने पानी पिया और जेब से एक लिफाफा निकालकर आगे बढ़ाया और खोलने का इशारा किया। आप आराम से सोच लीजिए। लिफाफे में मनोज की अनुषा के साथ की तस्वीरें थीं। हालांकि तस्वीरों में ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। मनोज अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। मनोज सर, हम दोनों के धंधे में इमेज ही सब कुछ है। न्यूज़ में सुनने में अच्छा थोड़ा लगेगा कि आप जैसा बड़ा वकील अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ, और आपकी बेटी भी तो उसी कॉलेज में। मिनिस्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की। मनोज ने जेब में हाथ डाला। उसके चेहरे पर अब भी एक भी शिकन नहीं थी। मनोज ने जेब से दूसरा जेब के कागज को छू कर कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन आपके हिसाब से। मैं जो कहूंगा वो आपको करना होगा। आप तो इतनी जल्दी मान गए। मैं पहले से ही माना हुआ था, वरना आपसे मिलने आया ही नहीं होता, मनोज ने थोड़ा रुक कर कहा। सर, बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ, कहिए। सर, पिछली सरकार में एक मंत्री जी ने मुझे हड़काने की कोशिश की थी। पॉलिटिक्स में जितने अच्छे हो सकते थे उतने अच्छे आदमी थे। खैर छोड़िए। जितने दिन भी मैं कॉलेज में हूँ, अगर मुझे धमकाने की छोटी सी भी कोशिश हुई तो मैं इतना डायरेक्टली आपसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया, इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा सर। मनोज की आंखें पत्थर सी हो गई थीं। वो उबल रही थीं। अब आप जा सकते हैं। मिनिस्टर उठकर जाने लगा। वह दरवाजे तक गया था कि मनोज उठकर अपना पैक बनाने लगा। मिनिस्टर अभी कुछ सोच में ही था कि आखिर ये हुआ क्या। मनोज ने पहला सिप लिया और बोला, सर, अभी आप बहुत यंग हैं। उन नेताजी का बुढ़ापा जेल में बीता। पिछले साल जेल में ही मर गए। आई फील सैड फॉर हिम। मिनिस्टर को मैसेज मिल चुका था। मनोज ने ध्यान नहीं दिया कि मिनिस्टर कब वहां से गया। वो खिड़की पर आकर जगमगाती हुई दिल्ली को देखने लगा। मनोज होटल से निकलकर अपने पुराने घर गया। वहां पर बहुत देर तक प्रिया और साशा की तस्वीरें देखता रहा। वह बहुत देर तक पीता रहा और तस्वीर को अपने सीने से चिपका कर बैठा रहा। घर में एक उदास गाना चल रहा था। सभी के उदासी के कुछ गाने होते हैं। मनोज की उदास गानों की प्लेलिस्ट बड़ी होती जा रही थी। उसने घर का एक एक कमरा देखा। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में सबसे बड़ा घर सबसे सूना था। वह घर की छत पर आया, जहां जाड़े के दिनों में लकड़ियां जलाकर वह बैठा करता था। छत पर अब भी जली हुई लकड़ियों की महक थी। उसने आसमान में देखा। हम आसमान में बहुत खुश होकर देखते हैं या फिर बहुत उदास होकर। मनोज को बहुत साल बाद आसमान भर अकेला लगा। उसने प्रिया को फोन मिलाया। प्रिया डेविड के साथ डेफनी के कैफे पर बैठी थी। पीछे से गजल की धीमी आवाज आ रही थी। हेलो। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने दोबारा कहा, मनोज। मनोज जैसे किसी नींद से जागा। वो बोला, घर आया हूँ। प्रिया को मनोज की आवाज में उदासी सुनाई पड़ी। वह कैफे से बाहर आ गई। तुम ठीक हो? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है तुमको? प्रिया कुछ कुछ पूछती रही। मनोज हृदय गले से कुछ कहना नहीं चाहता था। इतने सालों में उसे बस दो लोगों ने रोते हुए देखा था, एक प्रिया और दूसरे उसके पिताजी। प्रिया को चिंता हुई कि क्या हुआ। वो हैरान थी कि पुणे से दिल्ली क्यों पहुंचा। ऐसा क्या हुआ कि मनोज घर गया। क्या हुआ मनोज? डर लग रहा है। अकेले डर लग रहा है यार। मनोज ने अपने आप को संभालते हुए कह तो दिया, पर प्रिया समझ गई कि मनोज रो रहा है।
रात के सबसे डरावने सपने असल जीवन में जीवन के गहनतम सच हैं। हमारा डर झूठे सपने का नहीं, असल में सच का है। डरावने सपने के बाद जैसे कोई साथ चाहिए होता है, जिसको जगाया जा सके, जो यकीन दिलाए तो एक बार में यकीन आ जाए कि जो देखा वो झूठ था और ये साथ सच है। कुल इतना सा साथ जीवन के हर मुश्किल सवाल को खत्म कर देता है। मनोज के सपने उसे डराने लगे थे, यहाँ तक कि वह गहरी नींद में जाने से डरता था कि कोई सपना न दिख जाए। प्रिया चुप थी, मनोज चुप था। मेहंदी हसन के गाने की आवाज़ फ़ोन के एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही थी। कुछ पर्सनल आवाज़ें और कुछ खामोशियाँ न हो तो दर्द को समेटना असंभव हो जाए। कुछ लोग दवा जैसे होते हैं। प्रिया वही दवा थी जो हर मनोज को चाहिए होती है। प्रिया तो मनोज के लिए दवा बनती रही थी, पर मनोज प्रिया के लिए कुछ नहीं हो पाया। दो लोग जब बिना लड़े अलग होते हैं तो उनकी वापसी के रास्ते सबसे मुश्किल होते हैं। डेविड प्रिया का इंतजार कर रहा था। प्रिया को याद आया कि जब बचपन में साशा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, तब मनोज जार जार रोया था। उसको किसी वैद्य पंडित पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन दो दिनों में वह जो जो मान सकता था, उसने मान लिया था। वो इतना रोया था कि प्रिया घबरा गई थी। साशा जब ठीक हुई तो महीनों घूम घूम कर वह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गया। मनोज का हिसाब किताब पक्का था। हर एक चीज को जो उसने मानी थी वह पूरी करके फिर कभी किसी धर्मस्थल नहीं गया। प्रिया कैफे से लौटते हुए चुप थी। प्रिया डेविड को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। डेविड को विदा करने के बाद प्रिया ने घर में घुसते ही साशा को फोन किया। साशा का फोन बंद था। उसने मैसेज डालकर छोड़ दिया। प्रिया को चिंता में नींद नहीं आ रही थी। उसने मनोज को दोबारा फोन मिलाया। मनु। प्रिया ने कई साल बाद मनोज को मनु कहा था। तुम यहाँ आ जाओ। आऊंगा कभी बाद में, अभी बहुत काम निपटाने हैं। मनोज फोन रखना नहीं चाहता था, पर बात भी नहीं करना चाहता था। मैं आ जाऊं? प्रिया ने बहुत धीमे से पूछा था, इतना धीमे कि मनोज को लगा कि शायद उसने ऐसा सुना है। शायद उसने ऐसा सुना है। प्रिया ने कुछ बोला नहीं है। प्रिया सामने होती तो वह कुछ देर उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता। मनोज का ध्यान अपने खाली हाथों पर गया। कितना कुछ इन हाथों से फिसल गया। हर हाथ में दुनिया का अपना अलग नक्शा होता है। वो रास्ते जो हम चल चुके और वो धुंधली रेखाएं भी जो रास्ते हम चल नहीं पाए। एक आध कटी हुई लकीरें वे लोग होते हैं जिन तक पहुंचने के रास्ते अभी पूरी तरह मिटे नहीं हैं। प्रिया मनोज को गले लगाकर उसके आंसू बह जाने देती। उसने बिस्तर के खालीपन को गले लगाते हुए सोचा कि घर में कितनी खाली जगह बची हुई है। समंदर की आवाज प्रिया को ऐसे लग रही थी जैसे तूफान आने वाला हो और ये आखिरी पल हो। जब कोई किसी अपने का हाथ इसीलिए ढूंढता है ताकि उसको पकड़कर आंखें बंद कर सके। हाथ पतवार हो जाते हैं और सांसें लहरें। 5 मिनट तक न मनोज बोला न प्रिया, और उन दोनों को ऐसा लगा कि इतनी बातें किए हुए तो सालों हो गए। तुम आ जाओ, प्रिया ने कहा। मनोज ने रुंधे हुए गले से कहा, तुम आ जाओ। तुम आ जाओ या तुम वापस आ जाओ। तुम चली क्यों गई? मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। प्रिया को बहुत कुछ सुनाई पड़ा। दोनों में से किसी ने रात भर फोन नहीं काटा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत दिनों बाद सोए थे। सुबह को इतनी गहरी नींद बहुत दिनों बाद आई थी। सुबह उठकर मनोज ने जब फोन कान पर लगाया तो समंदर की आवाजें जोर जोर से आ रही थीं। प्रिया का फोन किनारे पर था। मनोज को डेविड की हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ी। प्रिया की खुशी की आवाज भी सुनाई पड़ी। मनोज ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद प्रिया ने बड़ी उम्मीद से फोन देखा। कॉल कट चुकी थी। मनोज के 2 मैसेज पड़े थे, पहला थैंक्स और दूसरा तुम आ जाओ। प्रिया ने समंदर को देखा और फिर आसमान को देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने समंदर से अपने घर की दूरी देखी। वो एक लंबी दूरी तय कर चुकी थी। दो लोग मिलकर एक पुरानी भाषा ढूंढते हैं और भाषा नई हो जाती है। एक बच्चा तुतलाकर भाषा को नए शब्द देता है। तुतलाना यह बताता है कि इस दुनिया में नया कितना कम है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ दो अजनबी हो चुके लोग बिन सवाल रह सकें। मंदिर जहाँ भगवान भी मांगने जाते हों। समंदर जहाँ भीग कर कोई बिसरा हुआ दुख सूख जाए।
भाषा जो रोज नए प्रेमियों से हार जाती हो। प्रिया की जब मनोज से शादी हुई थी तब उसमें वो लड़की थी जो केवल रंगों में बात करती थी। गुस्सा होती तो पीला रंग, हंसती तो लाल, प्यार में होती तो कई सारे रंग घोलकर आसमान में इंद्रधनुष बनाने लगती। मनोज में कभी एक वो लड़का था जिसको लौ की भाषा इतनी नहीं आती जितनी कि रंगों की। मनोज को उस दिन अपने अंदर के उसी लड़के की याद आई। उसे वही लड़की याद आई। प्रिया की हंसी में उसी लड़की की महक थी। उसको एक भी याद नहीं थी जो सच हो। यादों की तासीर ही शायद भूल जाना होती है। यादों की तासीर ही शायद भूल जाना होती है। इसीलिए किए हुए वादे और याद किए हुए रास्ते हम एक दिन भूल जाते हैं। साशा जल्दी उठ गई थी। उसने फोन खोलकर सबसे पहले स्माइलिंग अंकल के नंबर को देखा, फिर फोन रख दिया। साशा को एक दिन पहले भागकर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आज फिर वह भागते हुए उसी चाय की दुकान तक पहुंची। स्माइलिंग अंकल वहां पर नहीं थे। वो चाय पीते हुए उनका इंतजार करने लगी। साशा को अपने पर गुस्सा आया कि किसी अजनबी से उसे इतनी उम्मीद कैसे लगा ली। किसी अजनबी से उसने इतनी उम्मीद कैसे लगा ली। वह लौटने लगी। पता नहीं क्यों चलने से पहले उसने स्माइलिंग अंकल को कॉल लगा दिया। पता चला अंकल आज कहीं काम में फंस गए हैं। उन्होंने साशा को वहीं बुला लिया। साशा ने हाँ तो कर दिया, फिर उसे लगा कि कहीं वह कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करने जा रही। वह जहाँ पहुंची वो एक सरकारी स्कूल था। साशा इतने बड़े स्कूल में पढ़ी थी कि पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कोई स्कूल भी हो सकता है। अंकल एक क्लास में बच्चों को कहानी सुना रहे थे। बच्चे बात बात पर हंस रहे थे। अंकल जैसे जैसे कहानी सुना रहे थे खुद भी किरदार के हिसाब से अपनी आवाज़ चेंज कर रहे थे। साशा क्लास में जाकर पीछे बैठ गई। आवाज़ बदलने से उसे मनोज की याद आई कि वह कैसे कोर्ट में जैसे मनोज बोलता था वैसे ही नकल किया करती थी। जब मनोज घर में घुसता तो साशा बोलती माय लॉर्ड, और मनोज एक जज की आवाज़ की नकल करते करके फैसले सुनाता। क्लास खत्म होने के बाद अंकल ने एक एक बच्चे को बुलाकर अपने गले लगाया। पूरी क्लास के बच्चों ने अंकल को घेर लिया था। इतनी खुशी उसने एक साथ एक कमरे में पहली बार देखी थी। साशा के लिए यह सब देखना आध्यात्मिक अनुभव था। मुझे भी गले लगना है, साशा ने पास आकर कहा। अंकल मुस्कुरा दिए। साशा उनके गले लग गई। क्लास के बच्चों के चेहरे की खुशी साशा के चेहरे पर फैल गई। आप यहाँ रोज आते हैं? साशा ने हंसते हुए पूछा। हफ्ते में एक बार। क्यों आते हैं? बस अच्छा लगता है। बच्चों को आप जो सिखाते हैं वो तो देख लिया, आप बच्चों से क्या सीखते हैं? साशा ने पूछा। इतना अच्छा सवाल। मैं हैरान हूँ कि आज तक मुझसे कभी किसी ने क्यों नहीं पूछा। अंकल सोच में डूब गए। साशा अब अंकल के साथ कंफर्टेबल थी। उसने शरारत भरे लहजे में दोहराया, कोई बात नहीं, फिर कभी बता दीजिएगा। बच्चों की आंखों में कोई शिकायत और कोई थकावट नहीं होती। उनकी शिकायत बस छोटी मोटी होती है। जब वो सोकर उठते हैं तो ऐसे उठते हैं कि दुनिया आज ही बनी है। बस यही सीखने की कोशिश करता हूँ कि काश मेरी आंखें, मेरी नज़र बच्चों वाली हो जाए। अंकल ने मुस्कुराकर साशा की ओर देखा। साशा ने अंकल की आंखों को ध्यान से देखा। उनकी आंखें एकदम बच्चों जैसी थी, एकदम ताज़ा। उनमें न थकावट थी न गुस्सा। गुस्सा कम हुआ तुम्हारा? अंकल ने पूछा। नहीं। फिर तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता। साशा, अंकल ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, सबको माफ कर दो। साशा सोचने लगी कि क्या वह कभी मनोज को माफ कर पाएगी। साशा को सोच में पड़ा देखकर अंकल मुस्कुराए। मुश्किल होगा पर हो जाएगा। साशा ने फिर से नाम में सिर हिलाया। एक कहानी सुनाऊं? हाँ, जैसे अभी बच्चों को सुना रहे थे वैसी। साशा ने बच्चों सी शरारत से कहा। बड़ों का कहानियों से भरोसा उठ जाता है। उनको कहानियां सुनाना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंकल ने आसमान में देखते हुए कहा, उनको दुनिया में जादू दिखना बंद हो जाता है। अंकल ने चाय का घूंट लेकर सुनाना शुरू किया। मैंने जब साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे लगता था कि मुझे सब आ गया। मैं लोगों को चैलेंज करता था कि देखो मुझे कितना आता है।
हर डिबेट में मैं जीत जाता, पर कहीं अपने भीतर मुझे लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुमने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, वो बात बात में किताबों और लोगों को कोट करते हैं। ऐसे लोगों से बचना। वो तोते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मैं भी तोता हो गया था। मैं जितना ज़्यादा पढ़ता उतना बेचैन हो जाता। मुझे लगता कि इतना कुछ तो जान गया हूँ मैं, अब परेशान कैसे हो सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। कोई दोस्त मेरे पास नहीं बचा था। अंकल बोलते हुए रुके, एक और चाय लाने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ये सच है? साशा हैरान हो गई, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो इंडिया आया, बहुत जगह गया, बहुत बाबाओं से मिला। मुझे हरिद्वार स्टेशन के बाहर टाट पट्टी पर बैठने वाले एक पंडित ने 5 रुपए लेकर ये बात बताई कि जब तक पूछोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। जवाब अंदर झांकने से मिलते हैं। उसने 2 रुपए यह कहकर वापस कर दिए कि एक कॉपी खरीद लेना जिसमें अपने सपने लिखना। उसने जोर देकर कहा था कि लिखी हुई बातें और बोले हुए झूठ एक दिन सच हो जाते हैं। मेरी नींद टूट गई, ख्वाब छूट गए, और वो सपने वाली 2 रुपए की कॉपी को मैं बुरे वक्त में पलट लेता हूँ। बुरे वक्त में बस पुराना बुरा वक्त काम आता है। अंकल ने कॉपी साशा की तरफ बढ़ाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, बुरे वक्त में बस पुराना पुराना बुरा वक्त काम आता है। कुछ देर तक साशा और अंकल चुप बैठे रहे। माफ कर पाओगी? अंकल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। साशा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कर पाऊंगी। एक कोशिश करना, शायद हो जाए। अंकल फिर से मुस्कुरा रहे थे। साशा चाय पीकर कॉलेज लौट आई, अपने नए लुक के साथ। जब वह क्लास में घुसी तो सबने तारीफ की। उसकी आंखें मनोज को ढूंढ रही थीं। मनोज क्लास में कहीं दिखा नहीं। तो ये थी कहानी अब तक की। कैसी लग रही है आप सबको कहानी? उम्मीद है पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।